हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित यह जीके जीएस का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। आइए बिना देर के हुए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। हमारे स्क्रीन पर जो पहला नंबर प्रश्न है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, यानी सूर्य जो कि सौर मंडल का मुखिया है, तो उसका जो मध्य भाग है, बिल्कुल बीच का जो हिस्सा है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो सूर्य का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, क्लास 6 का यह पहला चैप्टर है सौर मंडल, तो इसमें हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न है कि सूर्य के मध्य भाग को जो कहा जाता है वह किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी के प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में जो काला धब्बा है वो किस बात की ओर इंगित करता है। तो यह है कि सूर्य में एक काला बड़ा छेद है, या फिर दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, या धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका सही उत्तर यही होगा कि सूर्य में जो काला धब्बा हमें दिखता है, तो धब्बा वह स्थान है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, यानी वहाँ से प्रकाश उत्पन्न, उस स्थान से प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुँचने में कितना मिनट का समय लगता है। तो सूर्य से अगर हम लोग पृथ्वी की दूरी की बात करें, तो पृथ्वी की दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, और जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर, यानी 3 गुने 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग समय निकालें, समय बराबर दूरी बटा चाल का फॉर्मूला लगा करके, तो लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो इसको हम लोग मिनट में अगर बदलें तो 8.3 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कि 8 मिनट 3 सेकेंड 8.3 मिनट का समय लगेगा। तो इसमें इस प्रश्न से कितने प्रश्न हम लोग कवर कर पाएंगे। पहला यह है कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है, प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो ये सारा हम लोग इस प्रश्न से कवर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। यानी हर ग्रहों के पास कुछ न कुछ प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन किन ग्रहों के पास, जो सौर मंडल के 8 ग्रह हैं, उनमें से किन ग्रहों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो इस चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा, तो प्लूटो को तो ग्रह की श्रेणी में रखा ही नहीं गया है, तो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बुध तथा शुक्र ग्रह को जो है अपना कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है विज्ञान, भूगोल, इतिहास से संबंधित प्रश्नों को इसमें देखेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन जो है कौन सा ग्रह कहलाता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 5वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी है कि शुक्र ग्रह को जो है वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी की स्थिति सौर मंडल में, तो यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है, और आकार में यह 5वां बड़ा ग्रह है। यानी सूर्य से पहले नंबर पर 2 ग्रह है, उसके बाद तीसरे स्थिति में जो है वह पृथ्वी की स्थिति आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है। यानी किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। जी, 6ठा नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि भोर का तारा जो है यह भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस 6ठा नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है कि
किन स्थितियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी किन तिथि को जो है सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि जो सूर्य की किरण है वो वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पर जो है 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो अगर बात किया जाए कि यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश है तो इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन है जब सूर्य की किरण जो है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और उस दिन उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी उस दोनों तिथि को जो है समद्वि रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो है फिर अलग अलग तिथि को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य की किरण जो है वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटी रात उस दिन होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में जो चर्चा कर रहे थे कि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होगा वो 21 जून को होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। लेकिन सबसे छोटा दिन पूछा जा रहा है तो यह 22 दिसंबर को होगा, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, और इसी तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। तो ऊपरी भूपटल या निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल या ठोस ऊपरी भाग, इसमें से कौन सम्मिलित है? तो 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो लिथोस्फीयर है यानी स्थल मंडल है उसमें ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल, ठोस सभी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है, यानी आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है और अंतर्भेदी चट्टान है। तो इसमें से जो प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी जो शैल के रूप में रखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि आग्नेय चट्टान को जो है वो प्राथमिक चट्टान के रूप में रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड की दुर्घटना किस सन में हुई थी। जी, इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सभी जानते हैं कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट के तहत जो है नो वकील, नो दलील, नो अपील था, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके शक के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। उसी के पश्चात जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो गिरफ्तार किया गया था, तो लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और उसमें जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर ने जो है गोलियां चलवा दिया था, जो कि 1919 की घटना है। अगर एग्जैक्ट तिथि पूछा जाए तो उसमें भी हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो अगर हम लोग सभी जानते हैं कि यह जो प्रश्न उठाए गए हैं यह इतिहास की किताबों से उठाए गए हैं। वेदों के जो संख्या है वह कुल 4 वेद हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इनमें से जो सबसे प्राचीन वेद हैं वह ऋग्वेद हैं। याद रखेंगे हम लोग सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह ऋग्वेद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, यानी उड़ीसा की जो अभी वर्तमान उड़ीसा राज्य है तो वह बिहार से कब अलग हुआ। इसका जो सबसे सही उत्तर है वह कौन सा होगा? 35, 36, 40, 55। तो हम जानते हैं कि 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ और बिहार में उस वक्त उड़ीसा और ये झारखंड राज्य सम्मिलित थे। लेकिन आगे चल के 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाते हैं और फिर आगे चल के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्थित होता है। इस प्रकार अभी जो वर्तमान बिहार स्थित है यह 15 नवंबर 2000 के बाद का यह मैप हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट
किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा कि हंटर कमीशन जो है वह 2 बार गठित किया गया था। एक बार जो हंटर कमीशन है वो शिक्षा के लिए गठित किया गया, दूसरा एक और बार जो हंटर कमीशन गठित किया गया था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था, और उस बार जो किया गया था तो महोदय जो है वो ये जनरल डायर को ही सही ठहरा दिए थे। यानी 14वां नंबर प्रश्न का अभी जो शिक्षा के लिए है उसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि यह प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है कि 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 1932 में पूना में जो समझौता हुआ था वह महात्मा गांधी जी और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था, और इसका जो सीधा संबंध था कि वह दलितों के लिए जो है निर्वाचन मंडल में जो प्रतिनिधित्व था उसको बढ़ाना था। तो इसके बाद जो है इसी समझौता के बाद गांधी जी जो है फिर दलित तो के लिए हरिजन सेवा संघ की स्थापना किए, हरिजन नामक पत्रिका जारी किए। यानी इसका सीधा संबंध भारतीय दलित वर्ग से था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था या अंतरिम कैबिनेट कहिए कि जब तक देश स्वतंत्र न हो और अपना संविधान स्थापित न हो जाए तब तक वो सरकार चलाते, तो उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके ये में सरकार का गठन हुआ, यानी जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता किए, या हम ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए, और आगे चल के फिर 1952 में प्रथम चुनाव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 1878 ईस्वी में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया तो उसके जरिए जो है वो प्रेस की यानी जो मीडिया थी उसके स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है सरकार के विरुद्ध कोई बात न लिखे न छापे। और इसको जो लगाने का कार्य किया था वो लॉर्ड लिटन महोदय ने लगाए थे। 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है कौन लाए थे? लॉर्ड लिटन महोदय। इसको जो खत्म किया, रद्द किया, वो किए थे ये लॉर्ड रिपन महोदय। इनका कार्यकाल 1880 से लेकर के 84 तक का कार्यकाल रहा है, ये हम लोग याद रखेंगे। और इन्हीं के वक्त में जो है ये इल्बर्ट बिल विवाद हुआ और इसके कारण इनको जो है वक्त से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा था लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में जो गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो इसके जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1905 ईस्वी में जो लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा जो है बंगाल को विभाजित किया गया था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में, उसको आगे चल के 1911 में लॉर्ड हार्डिंग महोदय के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की बातों को रद्द कर दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न सभी विषयों से लेकर के आए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पूर्ण पुष्प, यह भी क्लास 6 के साइंस से लिया गया है कि पूर्ण पुष्प जो है में क्या क्या पाया जाता है, यानी जो पूरी तरह से फूल है, पूर्ण फूल कहिए, उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो पूर्ण पुष्प जो है उसमें पुमंग, जयांग और फिर ये बाह्यदल एवं दल, ये चारों अंग पाए जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी चक्र जो है वो पूर्ण पुष्प के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो उसका फूल है, क्योंकि फूल को जो है उसका जनन अंग कहा जाता है, क्योंकि पौधे की जो प्रजनन है वो फूल से ही शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए 22वां नंबर प्रश्न का सबसे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है कि कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल हम कहेंगे कि यह किसको कहा जाता है। तो एक कोशिका जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है और उसके अंतर्गत जो है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस ये सभी अंग पाए जाते हैं जिसको कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। उसमें जो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का जो ऊर्जा गृह कहलाता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 24 है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में यानी जो किस कोशिकांग के में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस 24वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राइबोसोम में जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो जो कोशिका दो प्रकार का, जंतु का कोशिका चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जानवर हो, में जो जंतु कोशिका के अंतर्गत आएंगे और फिर एक पादप कोशिका अलग आएगा जिसमें पेड़ पौधे की कोशिका है। तो जो जंतु कोशिका है वो कोशिका झिल्ली बना होता है और उस सबसे बाहरी आवरण, और जो पादप कोशिका होता है उसके कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक और अंग होते हैं उस आवरण से बने होते हैं जो उसको रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करते हैं। इसी कारण पैर कठोर और सीधा खड़े रहते हैं, उसमें लचक नहीं होता। तो ये होता है कोशिका भित्ति जो कि झिल्ली के बाहर होता है। और मनुष्य में या फिर जितने भी ये हैं उसमें कोशिका झिल्ली अलग पाया जाता है, भित्ति नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जो कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से लवक जिसको प्लास्टिड कहते हैं वह केवल पादप कोशिकाओं में ही लवक भी पाए जाते हैं। और ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो इसमें जो अवर्णी लवक है यह कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 26वां नंबर प्रश्न का कि अब जड़ों की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, जड़ों की कोशिकाओं में। 2 और लवक है उसको भी देख लेते हैं कि फूल और बीज में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग किससे प्रदान होते हैं। तो फूल का जो अलग अलग रंग होता है या बीजों का जो अलग अलग रंग होता है, कुछ बीज काले होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं। तो यह जो रंग प्रदान करने का कार्य है यह कौन करता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के क्रोमोप्लास्ट। तो हम लोग देखें कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, जड़ में। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो फूल और बीजों में। तो और तीसरा जो है वह क्लोरोप्लास्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो यह करता है क्लोरोप्लास्ट। और ये 3 प्लास्टिड हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इनों के काम हम लोग जान गए हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम तो हम भली बात ही जानते हैं कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसमें हरी पत्ती जो है जिस पर सूर्य के प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वो फोटोन को चेंज करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी ये क्लोरोफिल की वजह से संभव हो पाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, क्लोरोफिल को ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोशिका के आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, यानी कौन से कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों किसको नाम जानेंगे। तो इस 29वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि लाइसोसोम को जो है वह सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है, यानी किस दर्पण में हमेशा वस्तु का जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनने का मतलब यह है कि वह प्रतिबिंब आभासी होगा। तो हमेशा आभासी की बात हो रहा है, यानी वह प्रतिबिंब कभी वह दर्पण कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा ही नहीं। तो इस केस में जो है सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर हम लोग अवतल की बात करें तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। तो इसलिए हमेशा, चूंकि पूछा जा रहा है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाए यानी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाए, तो हम लोग इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और समतल दर्पण जिसका आम इस्तेमाल हम लोग घर में जो है ये देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, खासकर वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के केस में, वह अवतल दर्पण के केस में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह सदैव उल्टा बनेगा, यानी इसका दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी इसमें कवर करेंगे, जो कि विज्ञान से, इतिहास से, भूगोल से, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग अपनी बेहतर तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब है उसका उसके आभासी या रियल इमेज यानी वास्तविक होने के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो ऐसे केस में जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि उत्तल दर्पण के केस में तो हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है लेकिन आभासी बनता है, और अवतल दर्पण के केस में जब वस्तु अनंत पर हो तो भी वस्तु का जो है हमेशा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के केस में बनता है, लेकिन समतल दर्पण में जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा कथन इसमें से सही है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, हम सभी जानते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई इंसिडेंस एंगल और कोण आर यानी रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों बराबर होता है, ये एक नियम है। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चूंकि वो दूसरा नियम तो यहाँ है नहीं, सिर्फ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो फिर वह दर्पण कौन सा है। तो दर्पण से बना प्रतिबिंब अगर हमेशा सीधा आकार में है और वस्तु के बराबर है तो उसे कंडीशन में, सीधा का मतलब हो गया कि आभासी प्रतिबिंब है जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और वस्तु के बराबर है तो इसका मतलब है कि वह जो दर्पण है वह समतल दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसलिए सी आंसर सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर छठा है कि पानी से भरी बाल्टी का जो है गहराई कम दिखता है, इसका क्या कारण है। तो पानी से भरा अगर कोई बाल्टी है लेकिन उसका अगर गहराई कम दिख रहा है तो इसका कारण यह हो सकता है कि जो पानी से भरा बाल्टी है उसमें अगर गहराई कम दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि किसी पानी से भरे बाल्टी का गहराई कम दिखना या किसी पानी के भरी बाल्टी में रखे हुए रड का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये सभी जो घटना है वो अपवर्तन की घटना है। यानी प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम तीन प्रकार के हो गए, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो प्रकाश दो पारदर्शी माध्यम के बीच, जैसे हवा से अगर पानी में जा रहा है या अगर हवा से कांच में जा रहा है या कांच से पानी में जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब सघन से विरल में या विरल से सघन में जाता है तो प्रतिबिंब जो उसका हवा का जो प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो वैसे सिचुएशन में उसकी किरण का अभिलंब से दूर मुड़ना या अभिलंब की ओर मुड़ना, इस घटना को अपवर्तन की घटना कहा जाता है। यानी जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा। तो ऐसे घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, और इसी के कारण जो है पानी से भरी बाल्टी कम गहरा दिखता है या पानी की भरी बाल्टी में रखा हुआ रड भी जो है टेढ़ा दिखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को
प्रतिफल कहते हैं। जैसे अगर C+O2 अगर ये हिस्सा लेकर के CO2 बना रहे हैं तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों अभिकारक के रूप में जाने जाएंगे और जो CO2 है वो प्रतिफल के रूप में जाने जाएंगे, यानी ये उत्पाद भी कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन की अभिक्रिया के पश्चात जब हम लोग सांस ग्रहण करते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो उसके पश्चात जो है ऊष्मा निकलती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्वसन जो अभिक्रिया है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए 8वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। जी 9वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे जो करेक्ट आंसर है कि परबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, यानी दुर्बल भस्म है। तो जो परबल होगा उससे रिलेटेड जो है परबल ये होगा, यानी परबल लवण न बन करके कैसा लवण बनेगा, वह लवण जो है अम्लीय लवण होगा और अम्लीय लवण होगा तो उसका पीएच मान जो है वो हमेशा 7 से कम होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे हम लोग पीएच को थोड़ा सा जान लीजिए, अक्सर प्रश्न से बन जाते हैं कि पीएच क्या है या पीएच का वैल्यू क्या है। तो पीएच जो है एक स्केल है जिससे ये पता चलता है कि कौन विलयन अम्लीय है और कौन विलयन भस्मीय है। तो ये 0 से लेकर के 14 तक होते हैं, जिसमें 7 जो होता है या बताता है कि न वह अम्लीय है न वह भस्मीय है। उदासीन होता है, जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं उसका पीएच मान हमेशा 7 रहता है। 7 से कम वाला जो है 0 से 7 तक अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा वाला जो है 1 से 14 तक वह भस्मीय होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल कहते हैं किसको है कि जो स्वाद में खट्टा हो, निरालित में उसको लाल कर दे, तो वो अम्ल कहलाता है दही, जिसमें जो है लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दही जमता है। तो ये दूध से दही जो बनता है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा परिवर्तन भी से भी प्रश्न बनता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जैसे पानी से बर्फ बना, पुनः बर्फ से पानी बन सकता है, यानी वापस उसी हालत में आ सकता है। लेकिन दूध से दही बना और दही से दूध नहीं बनेगा। तो इस प्रकार का जो एक परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और किस वजह से हुआ ऐसा चेंज, तो दूध से दही बना है किस कारण से, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। ये भी एक प्रश्न बनता है कि दही जो जमता है उसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो वो लैक्टोबैसिलस होती है। और कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब जो कि यह प्रश्न जो है भूगोल से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। दोस्तों हम लोग भूगोल से संबंधित प्रश्न देखने जा रहे हैं, इसलिए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो जब पसंद आ रहा है, आपके लिए लाभकारी साबित हो रहा है, तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इससे अपना फ़ायदा उठा सके। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो कोंकण तट जो है वो गोवा से दमन तक विस्तृत है, यानी 11वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है कि लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है, उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है। लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है, कुल कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में स्थित। तो 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वह जाना जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में कि 36 है कुल लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो ऊपर में उत्तर से लेकर के नीचे दक्षिण तक और इधर पश्चिम से लेकर के इधर किनारे में पूरब तक, तो यहाँ दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच इसका अक्षांशीय विस्तार है। उसी प्रकार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसका देशांतरीय विस्तार है। तो और यह विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है, यानी हम ये कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि सभी उत्तर सही है कि भारत जो है वो विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है और जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसका देशांतरीय विस्तार है। ये हम लोग याद रखेंगे भारत के केस में। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रामाणिक
मध्याह्न रेखा है यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ISD जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो मेरिडियन है, चूँकि भारत की जो स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। ये कुल देशांतरीय विस्तार है। तो इसके बीचों बीच में जो कि इलाहाबाद के नैनी के निकट है, 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया है। और ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 82 डिग्री 30 मिनट ये भारत का मानक देशांतर है। और इसके हिसाब से जो ग्रीनविच से भारत का समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ये हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की अवस्थित है। तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण अक्षांश, तथा अगर देशांतर की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर के रूप में 15वां का सी जाना जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी है जो भारत के असम राज्य में स्थित है। तो हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, ये सभी हम बार बार जो प्रश्न करा रहे हैं उसमें कह रहे हैं ताकि आप लोग से छूटे नहीं, कि हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है वह कंचनजंगा के नाम से जानी जाती है। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है यहाँ कि जो असम में स्थित है, तो वह है नामचा बरवा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि असम की स्थिति पूछी जा रही है इसलिए। अगला प्रश्न है 17 है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो हिमालय को जो बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और कश्मीर हिमालय के बीच में, तो उसमें जो सतलज और काली नदी के बीच का जो भाग है उसको जाना जाता है किस नाम से, उसको जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमसे पहले प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके उत्तर जरूर बताएंगे, ताकि जो है पता चल सके कि आपकी जो है तैयारी कितनी हो चुकी है। और आप वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को कंप्लीट किया है, इसमें सही उत्तर कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि काली एवं तिस्ता नदी के बीच जो हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो इसके लिए जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा 18वां नंबर प्रश्न का, वह है ऑप्शन नंबर बी के वह नेपाल हिमालय का भाग स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया गया। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 1953 में इस पर लोगों ने पहुंच करके जो है पहुंचा था सबसे पहले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है हिमालय, चूंकि वलित पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो इस 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वह अरावली पर्वत श्रेणी है, जो हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रेणी है। और जो स्थित कहाँ है यह, तो यह स्थित है राजस्थान हरियाणा राज्यों में। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है यह गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 21 है कि गदर पार्टी, अब यह प्रश्न है जो कि इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई है, वह है 1913 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी एक बार अध्यक्षता की थी, और यह अधिवेशन भारत के किस शहर में हुआ था। जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुआ, उसके बाद से लेकर के हर वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अलग अलग जगहों पर जो है अधिवेशन होता रहा है। तो उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ है, जो 1924 में हुआ, और उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। यह अधिवेशन हुआ है ऑप्शन नंबर सी बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे।
तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे, इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जो हमारे संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, और संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी सबसे सही उत्तर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में रेल किस सन में प्रारंभ किया गया था, यानी रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई है सबसे पहले वह 1853 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से थाने के बीच रेल की शुरुआत हुई थी, मुंबई से थाने के बीच। उस वक्त जो है ये कौन थे भारत में, तो अंग्रेजी शासन था और लॉर्ड डलहौजी का शासन था यहाँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक जो है वो एनी बेसेंट हैं, या लाला लाजपत राय है, या वैलेंटाइन सिरोल, या दादा भाई नौरोजी हैं। तो इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी के वैलेंटाइन सिरोल है। दादा भाई नौरोजी को जो है ये भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट जो है यह होम रूल आंदोलन चलाने के लिए जानी जाती हैं, तथा इन्होंने जो है ये भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा हैं। फिर लाला लाजपत राय जो है ये लाल बाल पाल गुट के हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, यानी भारत में जो सिविल सेवा परीक्षा लेने का जो ये शुरुआत किया है यह किन्होंने किया है। तो इसका जो सही उत्तर है 26वां नंबर प्रश्न का कि लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम गीत जो संकलित किया गया है कहाँ से, आनंद मठ से, जिसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यानी इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम। यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान जो है जनगण मन, उसके लेखक कौन है, तो राष्ट्रगान के लेखक है हमारे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान लिखे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द करने का जो कार्य किया है वह लॉर्ड रिपन महोदय के द्वारा किया गया है, जिनका शासनकाल 1880 से लेकर के 84 के बीच रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। इससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है आचार्य विनोबा भावे जी को जाता है, अर्थात इस प्रश्न का 29वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो दिल्ली में जो अंतिम मुगल बादशाह हुए हैं जो 1857 के विरुद्ध 1857 के विद्रोह के समय जो है वह ये का नेतृत्व किए थे, वह थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर के नाम से इनको जाना जाता है। दिल्ली से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ किस संधि के बाद यह समाप्त हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो बक्सर में, बिहार के बक्सर में 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह तीनों की सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ी थी, और उसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में, उसके पश्चात उस युद्ध की समाप्ति हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 31वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला प्रश्न है 32 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है। जी, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1864, 66, 70 या 71 में हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है 32वां का वह है ऑप्शन नंबर डी कि 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है कि स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है। तो स्वर्ण मंदिर इंग्लिश में जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो स्थित कहाँ है, तो पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है। वहीं पर बगल में जो है जलियांवाला बाग भी स्थित है। तो यह जो संबंधित है यह सिख धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी 33वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा। तो हर्यक वंश के जो शासक हुए
बिंबिसार उनकी हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठे और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन बैठे। तो यह प्रश्न ऐसे भी बनता है कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा और फिर उसकी हत्या करके उसका पुत्र भी गद्दी पर बैठा, वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि वो अजातशत्रु हैं। अजातशत्रु हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या की और फिर इनके पुत्र ने इनकी हत्या करके गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि सर थॉमस मुनरो के द्वारा किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो 3 प्रकार के जो है भू संबंधित बंदोबस्त किए गए थे। एक अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था, एक जाना जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक जाना जाता था महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से। तो ये जो करने का कार्य है यह सर थॉमस मुनरो ने जो किया था वह किया था, इन्होंने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था तथा सती प्रथा के विरुद्ध जो है भी थे। यानी ये तीनों उनसे संबंधित है, उनसे संबंधित नहीं पूछा जा रहा है, तो संस्कृत शिक्षा उनसे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह करने का जो श्रेय जाता है सर सैयद अहमद खां को जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जो कि अलीगढ़ जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, 1920 में जो है यह यूनिवर्सिटी घोषित हुआ। उससे पहले जो है 1869 में सैयद अहमद खान ने जो है ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से कॉलेज की बुनियाद डाले थे, स्थापना किए थे और वो आगे चल के आज के डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो है वो किस देश का यात्री था? इसका जो सही उत्तर होगा 38वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर ए कि वह मोरक्को का यात्री था जो इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया था? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना करने का श्रेय जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39वां नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना किया गया वो महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन के उत्थान के लिए किया गया था।